हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है +2 पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि इस टॉपिक में इस लेसन में हम चर्चा करेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना, कांग्रेस पार्टी की जो लोकप्रियता थी, जैसे 1952 का जो जनरल इलेक्शन है, 57 का है, 62 का है। यदि 57 में एक स्टेट यानी केरला को हम छोड़ दें तो बाकी सेंटर और स्टेट लेवल के ऊपर दोनों पर कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें बनती थी, यानी कि उनका एक प्रकार से वर्चस्व था, उनका दबदबा था। तो इसमें यह देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता के क्या कारण थे। दूसरा हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को एक छाता संगठन क्यों कहा जाता है। और तीसरा जो टॉपिक है इसमें वो ये है कि जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ और जो अब जो 2019 के अंदर जो जनरल इलेक्शन जो जितने हुए हैं अपने, उनमें अब तक आए जो परिवर्तन हैं, यानी कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके जो तौर तरीके हैं उनमें आए विभिन्न जो बदलाव हैं, जो परिवर्तन हैं, वो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है, उस स्थापना का एक अपना जो ऐतिहासिक जो है वो, क्योंकि भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में शामिल है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की, क्यों की, कब हुई, प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी की क्या नीतियां और कार्यक्रम थे, फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर विभाजन होता है, कांग्रेस पार्टी के अंदर उग्र विचारों के नेता आते हैं और वो धीरे धीरे जो स्टार्ट में उसकी जो भूमिका जो थी वो एक दबाव समूह के तौर पर थी, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर थी, लेकिन बाद में ये जो है एक स्वतंत्रता की डिमांड करने लग जाती है और पूरा अपना एक आंदोलन जो है इसी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा लोकप्रिय लीडर था, और उसी के नेतृत्व में जो है 1947 में इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो किसने की, कब की और कहां हुई। तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है, उसकी जो स्थापना है वो एक रिटायर्ड अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम उनका पूरा नाम था। तो अपने देश के अंदर जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उस क्रांति के दौरान ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ICS अधिकारी था और उस रक्तपात को उसने अपनी आंखों से देखा था। उसने जब ये रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के बाद इसने महसूस किया कि भाई कैसे भारतीय जनता के ऊपर हम अपना एक प्रशासनिक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का यदि शासन के खिलाफ विद्रोह होगा, बगावत होगा, मूवमेंट होगी तो एक प्रकार से अस्थिरता आ जाएगी और ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपना यहाँ प्रशासनिक या शासन व्यवस्था अच्छी प्रकार से कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना एक ऐसे सेतु, एक ऐसे पुल का निर्माण किया जाए जो भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के बीच एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, एक ऐसा समन्वय बनाया जाए ताकि भारतीय जनता की जो भावनाएं हैं थोड़ा सा उनका भी सम्मान किया जाए और धीरे थोड़ा बहुत उनकी कुछ सुविधाएं दे करके, उनके सोशल वेलफेयर से रिलेटेड थोड़े बहुत काम करके उस गुस्से को हम शांत कर सकते हैं, ताकि हम कंप्लीटली जो है अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत कर सके। क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपने राजनीतिक जो वर्चस्व है, जो उनका दबदबा है, जो उसकी लड़ाई है या शासन सत्ता को कायम करने में उनको बार बार परेशानी आ रही थी, लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ रही थी और अलग अलग क्षेत्रों में जो इस प्रकार के विद्रोह भी हो रहे थे। तो उस समय के जो एक हम ये कह सकते हैं जो मध्यम वर्ग था, या हिंदुस्तान की जो यूरोपियन कंट्रीज में पढ़े हुए जो लोग थे, हायर एजुकेटेड जो पर्सन थे, उन्होंने छोटे मोटे अपने संगठन बना करके इस प्रकार के वो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड काम कर रहे थे। जैसे दादा भाई नौरोजी है, बदरुद्दीन तैयबी है, गोपाल कृष्ण गोखले है,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, ये ऐसे ऐसे मतलब लीडर थे। तो ए.ओ. हयूम जो है वो इनसे मिला, अपना जो सजेशंस, जो अपना सुझाव जो था वो इनके पास रखा, और फिर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत एक कॉलेज है, वहां 72 प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी की जो है वो स्थापना की गई। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे दादा भाई नौरोजी। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं कि प्रारंभिक 20 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम किया, एक दबाव समूह के रूप में काम किया, क्योंकि वो प्रार्थना पत्र भेज करके या कुछ जनता, जो भारतीय जनता की जो सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं, जैसे किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, मिडिल क्लास को है, या छोटे मोटे जो दुकानदार वगैरह हैं, या जो अपने कैपिटलिस्ट क्लास है, या जो छोटे मोटे कल कारखाने चलाने वाले जो लोग हैं, इस प्रकार की उनकी जो आर्थिक और सामाजिक कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ समस्याएं थी। जैसे अपने धर्म के हिंदू धर्म के अंदर भी कुछ ऐसी कुप्रथाएं थी, उन कुप्रथाओं को भी समाप्त करने के लिए कि भी ब्रिटिशर्स जो हैं वो कानून बना करके और इन कुप्रथाओं को भी समाप्त करें। तो स्टार्ट में हम ये देखते हैं कि उसने एक सोशल वेलफेयर के तौर पर एक प्रेशर ग्रुप का काम किया, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी जो है इसका प्रभाव, इसका जनाधार बढ़ने लगा, और इसी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे उग्र विचारों के नेता भी आए, और उनका ऐसा मानना था कि भी ऐसे प्रार्थना पत्र दे करके, स्तुति अर्चना गा करके, उनकी बढ़ाई वगैरह करके, क्योंकि वो कुछ प्रार्थना पत्रों पर ध्यान दे देते हैं, कुछ को डस्टबिन में डाल देते हैं या उपेक्षा कर देते हैं, एक आध जो है वो अपना उसको नोटिस में ले लेते हैं। तो बोले ऐसे देश को आज़ादी नहीं मिल सकती है। अब कांग्रेस पार्टी का जो मूवमेंट जो था, जो आंदोलन जो था, उन्होंने स्वराज के लिए, स्टार्टिंग में स्वराज के लिए डिमांड रखी थी कि चलो ठीक है, आप जो है अपना फॉरेन का है, डिफेंस का है, इसके जो कार्य हैं, इनकी जो पावर है कानूनी, इनको करिए आप, लेकिन हमें स्वराज जो है, स्वराज मतलब लोकल लेवल के ऊपर जो है प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की जाए, उसकी उन्होंने डिमांड की। फिर स्वराज के बाद फिर उन्होंने मूवमेंट अपना स्टार्ट किया, और फिर उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आपको पता है 1929 के अंदर, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 1929 के अंदर जो रावी नदी के किनारे लाहौर में जो कांग्रेस पार्टी का सेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे होते हैं, और उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की कि भी हम अब हमें स्वराज नहीं, हमें संपूर्ण जो है वो आज़ादी चाहिए। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे जो है वो इंडिया की हर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील या ब्लॉक लेवल के ऊपर, यानी ग्रामीण क्षेत्र तक इसकी शाखाएं जो खुले लिया, कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़ने लगे थे। और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में इंडिया जो है वो 1947 के अंदर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है, एक स्वतंत्र देश बनता है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि जो प्रथम जो जनरल इलेक्शन है, सेकंड है और थर्ड है, या उसके बाद भी हम देखते हैं इंदिरा गांधी का काल हम देखते हैं, राजीव गांधी का जो काल है उसके बाद हम देखते हैं। तो ये जो पीरियड जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये जो पीरियड जो था, इनमें हम देखते हैं कि इनका जो प्रभाव है या कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा है, उसका जो वर्चस्व है या उसकी जो लोकप्रियता है, उसके कारण क्या थे। तो आपका इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है कि भाई कांग्रेस प्रथम 3 जनरल इलेक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है उसका प्रभाव रहा, उसके क्या कारण थे, या उसकी जो लोकप्रियता बढ़ी उसके क्या कारण थे। तो एक एक कारण पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है, एक तो कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुस्तान का सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। तो इतनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी शाखाएं हिंदुस्तान के हर क्षेत्र तक थी।
तो लोग जो हैं इस कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां, उसके कार्यक्रम, उसकी प्लानिंग वगैरह हैं, या उसकी जो चर्चा थी, वो ग्रामीण लेवल तक भी इसका प्रभाव था। बाकी अन्य जो छिटपुट जो छोटे मोटे राजनीतिक दल थे, जैसे जनसंघ वगैरह है, इनका प्रभाव पूरे देश में नहीं था, या स्वतंत्र पार्टी है भारत के अंदर, या कम्युनिस्ट वगैरह है, एक दो स्टेटों में इनका ही प्रभाव था। लेकिन पूरे देश की हम बात करें तो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के कारण भी लोग इस पॉलिटिकल पार्टी को जानते थे। तो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के नाते जो है वो इसको एक फायदा मिला। दूसरा जो इसकी लोकप्रियता के कारण थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लीडर थे, वो सभी के सभी फ्रीडम फाइटर थे। उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे वो, क्योंकि वो जनता के दुख दर्द, उनकी जो तकलीफें जो थी, उनकी जो समस्याएं जो थी, उन समस्याओं के लिए वो लड़े और निस्वार्थ भाव से लड़े। उनके लिए वो लड़े, उन दुख दर्द तकलीफों की आवाज उन्होंने आवाज भी उठाई और लोगों को मोटिवेट भी किया, उनको प्रेरित भी किया। और इतना ही नहीं, उन नेताओं ने अपने सुख सुविधाओं को त्याग करके उन लोगों के लिए वो जेलों में भी गए, यातना भी सही, अपने शरीर पर कोड़े भी उन्होंने खाए। तो वो जो लीडर जो थे, वो एक प्रकार से जनता की नजरों में हीरो थे। यानी कि उनको वो अपना एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो उस लीडर के लिए वो कुछ भी करने के लिए ऐसा तैयार थे, क्योंकि उनके दुख दर्द तकलीफों के लिए वो ऐसा संघर्ष कर रहे थे। तो वो सारे के सारे जो है वो फ्रीडम फाइटर थे और जनता के दिलों पर वो राज करते थे। राज का मतलब क्या है कि वो उनकी नजर में हीरो थे एक प्रकार से। तीसरा कारण ये था कि उसकी लोकप्रियता का जो कारण है, तीसरा कारण ये था कि ये जो कांग्रेस पार्टी का जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका एक छाता संगठन था। छाता संगठन मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी धर्म, समुदाय, जातियां, उसमें अलग अलग सेक्शन जो हैं, उसमें सभी सभी जाति, समुदाय, क्षेत्र, सभी जो है उसके अंदर हर क्षेत्र से, हर जाति से, हर समुदाय से सभी लीडर आते थे और ऐसे मतलब प्रभावशाली लीडर थे। जैसे मैं बात करूं कि भी कांग्रेस पार्टी के अंदर यदि एक हिंदुस्तान में चर्चा होती है एज ए दलित लीडर के तौर पर, जो एक फ्रीडम फाइटर था और उच्च पदों के ऊपर भी पहुंचा, बाबू जगजीवन राम, रक्षा मंत्री भी बना वो देश का, कृषि मंत्री भी बना, और उसी कृषि मंत्री के दौर पर जो है उसने हरित क्रांति भारत में आई, या डिफेंस जो मिनिस्टर था उस दौरान उसने पाकिस्तान के साथ युद्ध भी जीता, और वो एक फ्रीडम फाइटर भी था, स्वतंत्र सेनानी भी था। तो उसकी मतलब जो दलित कम्युनिटी के जो वोट हैं वो एक प्रकार से उसका उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव था। तो इसी प्रकार महिलाएं भी थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, जैसे सरोजनी नायडू है, राजकुमारी अमृत कौर है, तो महिलाओं का भी इसमें काफी योगदान रहा। साथ के साथ ओबीसी क्लास से भी बहुत से लीडर आते थे, जनरल सामान्य क्लास से भी थे, और सभी धर्म और समुदायों से बड़े लेवल के लोकप्रिय जो नेता थे वो सभी इसके अंदर शामिल थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को एक छाता संगठन कहा जाता है। और उस अलग अलग लीडर का, जैसे मैं अपने यहाँ एक किसान नेता के तौर पर मैं आपका नाम लूँ तो जैसे भाई चौधरी चरण सिंह जो अपने देश के प्रधानमंत्री भी बने, उप प्रधानमंत्री भी बने, वो फ्रीडम फाइटर भी थे, अर्थशास्त्री थे अच्छे मतलब, और चीफ मिनिस्टर भी रहे वो उत्तर प्रदेश के, और स्टार्ट में वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही थे। कांग्रेस पार्टी के बाद उसकी नीतियां और प्रोग्राम को लेकर के थोड़े मतभेद थे, लेकिन वो एक हम ये कह सकते हैं कि किसान वोटर्स के ऊपर उसकी काफ़ी पकड़ थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे वर्ग, समुदाय और अलग अलग क्षेत्र, भाषा, ये सभी जो लीडर जो थे वो इनका अच्छा खासा प्रभाव था अपने उस वोटर्स के ऊपर, तो इसको फायदा मिला। चौथा कारण ये था कि उस समय बिग मैन की भूमिका में आते थे। बिग मैन यानी कि जो जैसे
अपना जो सामाजिक ताना बाना था, अपना जो सामाजिक ढांचा है, जो अपना सामाजिक सिस्टम जो है, इस सामाजिक सिस्टम में उस टाइम पर हम देखते हैं कि गांव में बिग मैन का मतलब है गांव में जो प्रभावशाली व्यक्ति होता था, जैसे वो गांव लेवल के ऊपर उसका अपने ग्रामीण जो लोग थे उनके ऊपर उसकी खासी पकड़ थी। मतलब क्या है कि वो प्रभावशाली लोग थे, वो अपने गांव के जो अन्य जो लोग हैं उनके दुख दर्द उनकी तकलीफों में वो उनकी मदद करते थे, या फिर उनको एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अपने न्यायिक जो व्यवस्था जो थी पंच निर्णय के माध्यम से जो होते थे, तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने गांव के लोगों की दुख दर्द जो तकलीफ थे उनकी हेल्प करते थे, उनकी मदद करते थे। यानी कि वो व्यक्ति जो है वो गांव में रसूखदार व्यक्ति माना जाता था, वो गांव में प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था। गांव में यानी कि जो भी फैसले होते हैं या जो निर्णय लिए जाते हैं तो वो उसकी बड़ी भूमिका होती थी, और उस समय लोग जो है ऐसे प्रभावशाली ऐसे रसूखदार व्यक्ति का कहा भी मानते थे, या वो उनके मतलब तो ये जो था ना, तो ये जो लीडर थे इस टाइप के जो लोग थे, ये इससे बिग मैन यानी बड़े रसूखदार और प्रभावशाली व्यक्ति जो लोग थे उनसे वो संपर्क करते थे, और फिर वो थोक के तौर पर वो प्रभावशाली व्यक्ति अपने गांव के जो जितने भी वोटर्स हैं वो अपील करता था या उनके पक्ष में वोट डलवाने के लिए वो पूरा समर्थन करता था, जोर भी लगाता था। जैसे गांव में सरपंच वगैरह है या कोई प्रभावशाली व्यक्ति जो है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर थे वो इनसे संपर्क करते थे, और वो अपने गांव के लोगों पर जिनका उनका काफ़ी प्रभाव था, जो लोग उनके दुख दर्द तकलीफों में काम आते थे, तो ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति जो है वो थोक के तौर भाव में उनको एक प्रकार से उन वोटर्स को उन कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट डालने के लिए करता था। तो वो लोग इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उस समय में बिग मैन की भी खासी भूमिका होती थी। नंबर 5 हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो लोकप्रियता है उसका जो प्रभाव है वो कारण क्या है। तो देखो 5वां है जो हमारी जो चुनाव प्रणाली है, जो हमारा चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव का जो सिस्टम है, वो भी इसको काफी मदद करता था, क्योंकि अपने देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं है, अपने देश में है साधारण चुनाव प्रणाली। जो साधारण चुनाव प्रणाली है ये भी काफी मदद करती थी कांग्रेस पार्टी को। साधारण चुनाव प्रणाली में मतलब क्या है कि फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम, यानी जो जीता वही सिकंदर, जिसके सबसे ज्यादा वोट होते हैं उसी को चुनाव मैदान में विजयी घोषित किया जाता है। अब इस साधारण चुनाव प्रणाली में हमेशा कांग्रेस पार्टी को ही फायदा मिलता था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, और जो छोटे मोटे जो राजनीतिक दल थे वो जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ जब प्रतिस्पर्धा करते थे तो यहाँ क्रॉस वोटिंग हो जाती थी, यानी कि उनके वोटर्स उनके वोट वगैरह जो हैं वो आपस में ही बट जाते थे। तो कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक था वो थोक के भाव में कांग्रेस को मिल जाता था, और जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो आपसी प्रतिस्पर्धा में ही उनके वोट परसेंटेज जो है वो आपस में बढ़ जाता था। यानी कि अपने बूढ़े बुजुर्ग भी कहते थे कि भाई हमेशा त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस पार्टी को फायदा होता है, क्योंकि उसका एक निश्चित अपना वोट बैंक है, एक परंपरागत निश्चित वोट बैंक है। वो एक वोट बैंक जो है वो उस पक्ष में जाने से, और ये छोटे मोटे राजनीतिक दल आपस में उसकी इस प्रकार क्रॉस वोटिंग हो जाती थी, वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भी कांग्रेस पार्टी को एक बेनिफिट देने वाला था, कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिला है हमेशा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है, जो उसकी लोकप्रियता है, उसके कारण क्या थे। तो इस प्रकार जो है कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा है, उसका जो प्रभाव है वो बढ़ा है। इसके बाद हम देखते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि
अपने देश में साधारण जो चुनाव प्रणाली है, उस चुनाव प्रणाली के जो तरीके हैं उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जो चुनाव प्रणाली है वो साधारण चुनाव प्रणाली है। यानी कि हम अपने देश के अंदर यदि चुनाव प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करें तो एक तो है साधारण चुनाव प्रणाली। इसमें सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले कैंडिडेट को विजयी घोषित कर दिया जाता है। दूसरा है रिजर्वेशन, यानी कि अपने देश में कुछ सीट्स जो होती हैं वो एसटी और एससी क्लास के लिए रिजर्व्ड कर दी जाती हैं। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जातियों के लोग ही चुनाव में वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी सीट्स जो है उनके लिए रिजर्व्ड की जाती है। अपने देश में मतदाता की जो आयु है वो 18 साल से ऊपर का जो कोई भी बिना किसी भेदभाव के वो उसमें अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है। वो किसी उसकी मूल, वंश, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा कोई मतलब मायने नहीं रखता उस चीज को लेकर के। तो आइए देखते हैं कि 1952 से लेकर के और 2019 तक जो अपने देश में जनरल इलेक्शन हुए हैं उनमें क्या परिवर्तन आया है अब तक उसकी चुनाव प्रक्रिया में। तो अपने देश के प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। देखो, ये एक प्रशासनिक अधिकारी था और क्योंकि देखो उस समय हिंदुस्तान के जो मतदाता है वो सिर्फ 17% मतदाता ही पढ़े लिखे थे और अपने देश के संविधान ने ये कह दिया कि भी वोटिंग राइट सभी को मिलेगा, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो गरीब है, वो अमीर है, महिला है, पुरुष है, कोई भाषा बोलता है, बिना किसी भेदभाव के सभी को वोटिंग राइट्स जो है वो दिया जाएगा। तो सुकुमार सेन जो है इसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब पढ़ा लिखा आदमी तो भाई मैंने किस कैंडिडेट को वोट देना है तो वो पढ़ के और उसके नाम से जो भी है वो अपना एग्री कर सकता है या अपने मतदान कर सकता है। लेकिन अनपढ़ आदमी कैसे पहचान करे किसी पॉलिटिकल पार्टी की? तो उसने सबसे पहले वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसने जो सिंबल होता है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव चिन्ह के आधार पर उस पॉलिटिकल पार्टी को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसकी पहचान कर सकता है और वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है। उसकी एक सोच थी कि भी अनपढ़ मतदाता है और वो आज भी आप दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जाओ, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों से मिलो, आपको बताओ वोट किसको देंगे। वो हो सकता है वो जेजेपी उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी या उसको उसकी पॉलिसीज और नीतियां कार्यक्रमों को ना समझता हो, लेकिन उसका चुनाव चिन्ह के बारे में वो जरूर अपनी जानकारी रखता है कि भी हाँ उसका ये चुनाव चिन्ह है। तो वो चुनाव चिन्ह लेकर के आया। तो सबसे पहले उस समय जो था ना, पहला वो था आपका बैलेट पेपर होता था और ये बैलेट पेपर जो है वो कागज का बना होता था। उसमें राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी उस कैंडिडेट का अल्फाबेट के हिसाब से नाम होता था। पहले प्रायोरिटी दी जाती थी राष्ट्रीय पार्टी को, सेकंड प्रायोरिटी दी जाती थी क्षेत्रीय पार्टी को और थर्ड में जो निर्दलीय होते थे उनको भी अल्फाबेटिक सिस्टम से उनको अरेंज किया जाता था। उसमें उस कैंडिडेट का नाम, एक खाना, सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम और फिर उसके आगे उसका चुनाव चिन्ह और फिर आगे एक ब्लैंक और होता था, उसके अंदर स्टाम्प वगैरह और एक मोहर होती थी। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी व्यक्ति को अपना मत देते हैं तो उसके सामने उस स्टैंप से आप मोहर जो है उसको क्लिक कीजिए और तो फिर आप मतलब क्या है उससे ये पहचान बन जाती थी कि भी हाँ मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है। आप उस बैलेट पेपर को फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद एक मत पेटी होती थी, उस मत पेटी में आप इसको डाल सकते हैं।
तो ये उसका सेकंड फेज था। पहले फेज में अलग अलग कैंडिडेट्स की मत पेटी होती थी, उसमें उसका नाम और चुनाव चिन्ह होता था, आप जाकर के उस मत पेटी के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर देखो क्या हुआ, इससे काफी, एक तो कागज की जरूरत होती थी, ज्यादा कागज की जरूरत होती तो पेड़ पौधों की कटाई की जाती थी, और उससे क्या होता था, अपना पर्यावरण का जो सिस्टम है वो भी अनबैलेंस होता था। या कई बार क्या होता था, जैसे मत पेटियों को उठा ले जाना, उनके अंदर तेजाब डाल देना, उन मत पेटियों को जला देना, तो इसको काउंट करना भी काफी लंबा प्रोसेस चलता था। यानी प्रथम जनरल इलेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है अपना 1.5 साल के अंदर। उनके मतदाता जो है इस प्रकार से समस्या उत्पन्न हुई। धीरे धीरे जो है फिर लेकर के आए अपना जो इसके अंदर परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन ये था कि स्टार्ट में मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष थी, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, 1989 को 61वां संवैधानिक संशोधन, 61वां संवैधानिक संशोधन, उसके तहत जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तीसरा परिवर्तन जो हम देखते हैं वो परिवर्तन था टेक्नोलॉजी का, यानी कि अब जो बैलेट पेपर जो होता था उसके स्थान के ऊपर आ गई आपकी ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी कि ईवीएम जो है हिंदुस्तान में सबसे पहला जो आम चुनाव है 2004, पूरे देश में जो 2004 का जो आम चुनाव है, इस आम चुनाव को ईवीएम से कंडक्ट कराया गया था पहला, और इसका पहला सफल प्रयोग जो है वो गोवा में किया गया था। उससे पहले जो परिवर्तन हम देखते हैं तो अपने देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं टीएन शेषन, उन्होंने भी काफी इसके अंदर सुधार किया। उसने मतदाता सूची जो है वो बनाना अनिवार्य रखा, एक मतदाता पहचान पत्र जो है वो लेकर के आए कि भी ताकि बोगस वोट ना डाले जाएं। तो मतदाता पहचान पत्र है या जैसे मतदाता सूची जो है वो अनिवार्य किया, और इसी व्यक्ति ने ये किया था कि भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड होती है, उस रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का अपना जो चंदा वगैरह आता है या उसकी जो रिटर्न फाइल है वो भरनी इसने कंपलसरी कर दी, अनिवार्य कर दी। उसके बाद जब ईवीएम के ऊपर भी कुछ सवाल पैदा होने लगे कि भाई इससे तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है वो इसके अंदर कुछ टेक्निकल अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके और वो गलत तरीके से जो है अपने वोट अपने पक्ष में डाल सकती है। तो अब इसके अंदर और सुधार किया गया है, अब ताकि ईवीएम मशीन की जो एक प्रकार से जो संदिग्धता थी उसको संदिग्धता से बाहर लाया जाए और लोकतंत्र को बचाया जाए। अब इस वीवीपैट यानी कि अब वीवीपैट जो है एक नई सुधार किया गया है उसके अंदर, और वो सुधार ये है कि कोई भी मतदाता है उस मतदाता को इस एक पर्ची निकलती है बाहर, और उस मतदाता को ये पता चले कि भी मैंने जो पॉलिटिकल पार्टी को या मेरे लीडर को जो वोट दिया है क्या वो वोट उसी को ही मिला है या नहीं। तो उससे क्या है वो मतदाता उसकी पहचान कर सकता है, वो देख भी सकता है उसके अंदर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1952 से लेकर के और 2019 तक जो अपनी चुनाव की जो प्रक्रिया है, इस चुनाव प्रक्रिया में आए विभिन्न जो सुधार हैं, जैसे मतदाता की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, ये जो पर्यावरण असंतुलन हो रहा था या बोगस वोट डाले जाते थे या काउंटिंग करने में इनको काफ़ी समय लगता था, 6-6 महीने बाद उनका रिजल्ट आता था, या मत पेटियों को उठा ले जाना, उनको जला देना, इस प्रकार की जो घटनाएं थी उन घटनाओं को कंट्रोल किया गया, इसलिए ताकि लोकतंत्र में विश्वास रहे लोगों का, और जो रूलिंग पार्टी है वो अनैतिक संसाधन का इस्तेमाल करके वो चुनाव में विजयी ना हो। और फिर रिटर्न फाइल जो है उसको अनिवार्य कर दिया है, मतदाता पहचान पत्र बनाया, मतदाता सूची जो है उसको बनाना अनिवार्य कर दिया है, ईवीएम मशीन लेकर के आए, और वीवीपैट, इन संसाधनों से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो जो चुनाव सुधार हुए हैं उनका अब वहां से लेकर के अब तक। तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया
कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है, कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता के कारण क्या थे, कांग्रेस पार्टी को एक छाता संगठन क्यों कहा जाता है, और अपने चुनाव प्रक्रिया में आए जो विभिन्न सुधार हैं उनके ऊपर चर्चा की। धन्यवाद।